विद्यार्थियों नमस्कार। आज प्राणीशास्त्र की कक्षा में हम रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म का अध्ययन करेंगे। द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म। द वर्ड रियरिंग डज नॉट मीन only the feeding of caterpillars as often understood, but a continuous care from egg laying through estivation, hibernation, incubation, early stage larval care, late stage larval care to the production of the cocoon. So, for proper and stepwise study of the rearing ones, should proceed from greenage technology. रियरिंग शब्द से अभिप्राय केवल कैटरपिलर को पोषण से ही नहीं बल्कि इसको एक सतत प्रक्रम के रूप में अंडों की देखभाल से लेकर एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, इंक्यूबेशन, प्रारंभिक लार्वे की देखभाल, बाद में लार्वे की देखभाल और कुकुन के उत्पादन सभी क्रियाओं से संबंधित है। इसके लिए ग्रीनेज जो तकनीकी सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रीनेज मैनेजमेंट, ग्रीनेज प्रबंध। द एम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रीनेज इज टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ द सीड टू रियरर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ रेसेस। ग्रीनेज प्रबंध की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले बीज पालकों को उपलब्ध कराना, जिससे कि इसकी जो मूल गुणवत्ता है, जाति की मूल गुणवत्ता का मेंटेनेंस किया जा सके। फॉर दिस पर्पस ड्यू केयर शुड बी टेकन ऑफ द crop of silkworm for seed production from the very beginning by the caterpillar stage by providing them with proper nutrition and protection from the attack of disease. इस उद्देश्य के लिए जो सिल्क वर्म की फसल बीज उत्पादन के लिए शुरू से ही ध्यान में रखें। कैटरपिलर प्रावस्था से कैटरपिलर को उचित मात्रा में पोषण और रक्षण प्रदान किया जाए और उसको विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाया जाए। कीपिंग दिस पॉइंट इन व्यू, इनिशियल सिलेक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द डेड प्यूपी ड्यूरिंग द नॉर्मल डेवलपमेंट। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो प्रारंभिक चयन किया जाना है, उन प्रारंभिक चयन में जितने प्यूपे की डेथ का प्रतिशत होता है सामान्य परिवर्तन में, उसको ध्यान में रखा जाता है। इफ इट इज अबव द लिमिट, यदि यह सीमा से ऊपर होता है, सीड शुड नॉट बी परचेज्ड फॉर सीड प्रोडक्शन। ऐसे बीज को उत्पादन के लिए नहीं खरीदा जाना चाहिए। फर्स्ट सिलेक्शन इज मेड बाय सेपरेटिंग आउट डेड कोकून्स। सबसे पहला चयन जो है कोकून्स में से मृत कोकून्स को बाहर निकाल कर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सिलेक्शन इन द ग्रीनेज, और दूसरा जो है ग्रीनेज में चयन किया जाना चाहिए। आफ्टर द इनिशियल सिलेक्शन, cocoons are subjected to the sex separation by cutting one end of the cocoon either manually or through Nagahara in Japan. Cocoon openers. The Nagahara machines can cut 10,000 to 15,000 cocoons per hour for the production of the commercial eggs. Loose forms of the cocoons are used and collective mother examination is done either through past peverine detecting machines or the general microscopic observation. They are then kept for the mass emergence. अंतिम चयन होने जाने के पश्चात कुकुन्स को लिंग के अनुसार पृथक किया जाना है। लिंग के अनुसार पृथक करने के लिए कुकुन के एक सिरे को हाथ से या फिर नागाहारा मशीन, जो कि जापान में काम में लाई जाती है कुकुन्स को खोलने के लिए, उसके द्वारा खोली जाती है।
नागाहारा मशीन जो होती है 1 घंटे में 10,000 से 15,000 कोकून्स को खोल सकती है। अंडों की व्यावसायिक उत्पादन के लिए जो कोकून्स की लूज फॉर्म्स है उसका प्रयोग किया जाता है। एंड कलेक्टिव मदर एग्जामिनेशन और उनकी संयुक्त रूप से माता की पहचान की जाती है आइदर थ्रू दी मास पेबराइन डिटेक्टिंग मशीन्स, पेबराइन की जांच करने वाले मशीन से, या फिर सामान्य सूक्ष्मदर्शी परीक्षणों के द्वारा। एंड दे आर केप्ट फॉर द मास इमरजेंस, और उनको एक साथ निकलने के लिए रख दिया जाता है। इमरजेंस ऑफ मोथ एंड फर्टिलाइजेशन, when kept for the emergence at room temperature, mass emergence of the adult takes place। जब कमरे के सामान्य तापक्रम पर कोकून्स को रखा जाता है तो उस पर बड़ी मात्रा में वयस्क एक साथ निकलते हैं। As per their nature, just after emergence, male moth starts moving around the female। जैसा कि प्रकृति है, कोकून से बाहर निकलते ही नर मौत जो होते हैं वो मादा मौत के चारों ओर घूमना प्रारंभ करते हैं। मेल्स आर वेरी मच एक्टिव whereas the females which are loaded with the eggs are incapable of flying। नर अधिक सक्रिय होते हैं जबकि मादाएं जो कि अंडों के द्वारा भरी हुई होती हैं उड़ने में अक्षम होती है। If not separated atoms in the cages, male start copulating with the females, but the eggs obtained from this female mated from the male of the same stock is useless for the seed। अगर तुरंत उनको पृथक नहीं किया जाता है तो नर जो है मादाओं के साथ कॉपुलेशन करने लग जाते हैं और ऐसी मादाओं से जो अंडे प्राप्त होते हैं वो एक ही स्टॉक के होने के कारण उपयोगी नहीं रहते हैं। इसीलिए so the males and the female just after emergence have to be separated into separate cages without their mating। इसीलिए कोकून से निकलते ही जो नर और मादा होती हैं उनको पृथक पृथक रखा जाता है, पृथक पृथक पिंजरों में रखा जाता है और उन्हें मेटिंग नहीं करने दिया जाता है। Now one female of the one lot is kept with the male of the other lot and at once they form pair and copulate for about 3 hours। अब उसके पश्चात एक मादा जो कि एक लॉट की होती है उसको दूसरे लॉट के मेल के साथ रखा जाता है जिससे वह तुरंत कॉपुलेट करने लगती है। कॉपुलेशन की प्रक्रिया में 3 घंटे लगते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मेटिंग मेल्स शुड बी सेपरेटेड। मेटिंग के पश्चात नरों को पृथक किया जाता है एंड मे बी यूज्ड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ अदर फीमेल्स, और उसका उपयोग दूसरी मादाओं को निषेचित करने के लिए किया जाता है। But one male cannot fertilize more than 2 females। Now fertilized females are subjected to egg laying। लेकिन एक नर 2 से अधिक मादाओं का फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। जो निषेचित मादाएं होती है अब उनको अंडे देने के लिए तैयार किया जाता है। Egg laying। Just after fertilization, female starts egg laying and in the duration of the 24 hours, it completes egg laying process। निषेचन के पश्चात मादाएं अंडे देना प्रारंभ करती हैं। निषेचन के पश्चात 24 घंटे तक मादाएं अंडे देती की क्रिया को पूर्ण कर लेती है। The egg laid by one female are not about 400 to 500 varying according to different races। एक मादा के द्वारा 400 से 500 अंडे दिए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियों पर निर्भर करता है। फीमेल डाइज आफ्टर एग लेइंग एंड दीज एग्स आर कॉल्ड सीड। अंडे देने के पश्चात माता की मृत्यु हो जाती है और इन अंडों को बीज कहा जाता है। दीज एग्स आर केप्ट इन स्टेराइज्ड ट्रे एंड स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन और सम केप्ट एट द हिल स्टेशन इन डायापोज कंडीशन। इस प्रकार के अंडों को निर्जलीकृत ट्रेज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर के प्रयोगशाला की स्थितियों में संग्रहित किया जाता है और कभी कभी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर डायापोज कंडीशन में रख दिया जाता है। The stage of the egg seed production is of
3 टाइप्स। अंडे उत्पादन की जो है 3 प्रावस्थाएं होती है, प्रोडक्शन and supply of the grandparent eggs and production and supply of the parent eggs. Rearing of the parent eggs and production of the commercial F1 seed. The grandparent and parent eggs are produced by recognized and reputed organizations, and this commercial seed is supplied to the rearers. The stage of a production is of 3 types. 3 प्रकार के प्रोडक्शन की प्रावस्था होती है, उत्पादन और आपूर्ति ग्रैंड पेरेंट एग्स की, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द पेरेंट एग्स की, rearing of the parents eggs and production of the commercial F1 seed. Grandparent and parent eggs are produced by recognized and reputed. जो ग्रैंड पेरेंट है और पेरेंट एग्स का उत्पादन जो है और उनकी पहचान जो नामी संस्थान है उनके द्वारा की जाती है, एंड कॉमर्शियल इज सप्लाइड टू द रियरर्स, और पालकों को जो है व्यापारिक रूप से या व्यावसायिक रूप से बीज की आपूर्ति की जाती है। थर्ड पॉइंट है हैचिंग। दिस इज इम्पोर्टेंट फेज ऑफ द सेरिकल्चर इंडस्ट्री because as soon as the larvae are hatched they start feeding voraciously. So only those sericulturists who would be able to supply sufficient amount of the fresh mulberry leaves to the young hatched larvae could perform successful sericulture program, otherwise young ones will die, resulting great loss in the sericulture industry. यह एक महत्वपूर्ण सेरिकल्चर उद्योग में यह एक महत्वपूर्ण प्रावस्था है, क्योंकि जैसे ही लार्वे अंडे से बाहर निकलते हैं वे भुक्कड़ स्वभाव के होते हैं और फटाफट खाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए वे सेरिकल्चरिस्ट जो पर्याप्त मात्रा में शहतूत की पत्तियों को खाने के लिए उन लार्वों को या कैटरपिलर्स को उपलब्ध करवा देते हैं, वही सेरिकल्चर प्रोग्राम को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सफल हो पाते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उसके कारण सेरिकल्चर उद्योग को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। दिस इज वाई द हैचिंग हैज टू बी कंट्रोल्ड, एक्सीलरेटेड और पोस्टपोन्ड बाय द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस। इसीलिए हैचिंग के समय हैचिंग को पोस्टपोन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है प्राकृतिक कृत्रिम तरीकों के माध्यम से या फ्रिज में रखकर। फॉर प्रॉपर हैचिंग ऑफ द सीड्स एडवांस टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड इन विच एग्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट विद द मलबेरी लीव्स वर्किंग एज स्टिमुलेंट फॉर द हैचिंग इन सैडी प्लेसेस ऑन द व्हाइट शीट ऑफ द पेपर इन द इंसेक्ट प्रूफ ट्रेज ऑन ए स्टूल। पर्याप्त मात्रा में हैचिंग हो या एग्स दे, इसलिए अनेक प्रकार के विशिष्टीकरण के काम में लाए जाते हैं। इन्हें मलबेरी लीव्स के साथ में रखा जाता है जो कि एक उद्दीपक का कार्य करती है, और जो एग लेइंग है उसको सफेद पेपर की शीट पर इंसेक्ट प्रूफ ट्रेज में कराई जाती है। फॉर दिस पर्पज द लेग्स ऑफ द स्टूल मस्ट बी केप्ट इन वाटर सो दैट इंसेक्ट मे नॉट बी क्रॉल एंड डैमेज द हैचिंग एग्स। इसलिए इन ट्रेज को पानी के अंदर रखा जाता है ताकि उन पर कीटों का संक्रमण नहीं हो। It is also notable that if the eggs are placed in the some position in which they are laid, hatching will not be 100%. यदि अंडों को सही स्थिति में नहीं रखा जाता है तो हैचिंग पूरी 100% नहीं हो पाती है। सो इट इज एडवाइसेबल दैट द एग्स केप्ट इन द ट्रे शुड बी मूव्ड विद द हेल्प ऑफ फेदर। ट्रे में रखे हुए अंडों को पंखों की सहायता से हिलाया जाना चाहिए। एंड दिस ग्रुप ऑफ कैटरपिलर हैज एट वेरियस स्टेज शुड बी केप्ट सेपरेटली, और अलग अलग प्रावस्था में निकले हुए कैटरपिलर को अलग अलग स्थानों पर रखना चाहिए। Thus one should be careful that hatching must be considered with the best season of the mulberry. इसलिए एक आदमी को
पर्याप्त रूप से सावधान रहना चाहिए कि हैचिंग मस्ट बी कोइंसिडेंटेड विद द सीजन ऑफ मलबेरी। हैचिंग की घटना शहतूत की पत्तियों के सीजन में ही हो। Experimental data of egg laying and hatching. First, if after 120 minutes of the oviposition, eggs are kept at 10 degrees centigrade for 24 hours, then transferred to the oven at 16 degrees centigrade for 4 days and further soaked by hydrochloric acid 15% at 46 degrees centigrade for 5 minutes, the diapause condition is broken easily. यदि डायपोज कंडीशन अंडों की तोड़नी है तो अंडे देने के 120 मिनट के पश्चात उन्हें 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है। उसके पश्चात इनको ओवन में 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर के 4 दिन के लिए रख दिया जाता है और फिर उनको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि 15% स्ट्रेंथ वाला होता है उसमें 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए रखा जाता है। तो इस प्रकार इनकी जो डायपोज कंडीशन है उसको तोड़ दिया जाता है। To get the homozygous stock of the female silk moth, eggs are taken from 24 hours old moth and treated with hot water 46 degrees centigrade for 80 minutes and then kept at 15 to 17 degrees centigrade for 4 days and treated with acid at 46 degrees centigrade and then kept for the incubation. अंडों को होमोजाइगस स्टॉक को मादा सिल्क मोथ के होमोजाइगस स्टॉक को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे पुराने मोथ को प्राप्त करके उसे 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म वाटर पे 18 मिनट्स के लिए रखा जाता है। फिर उनको 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 दिन के लिए रखा जाता है। फिर उनको 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर अम्ल का से उपचारित किया जाता है और फिर इंक्यूबेशन के लिए रख दिया जाता है। इस प्रकार जो हमें स्टॉक प्राप्त होता है वो होमोजाइगस स्टॉक होता है। If the female moth is kept at 5 degrees centigrade for 24 hours just after mating and for egg laying at the normal room temperature, 70% eggs are laid in the first hour after incubation and 20% eggs are laid in second hour. यदि मादा मोथ को 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 24 घंटे के लिए रख दिया जाए मेटिंग के पश्चात एंड कमरे के सामान्य तापक्रम पर अंडे दिलवाए जाएं तो 70% अंडों को पहले इंक्यूबेशन के पहले घंटे में ही दे देती है और 20% घंटे वह दूसरे घंटे में। दिस डाटा इज वेरी यूजफुल फॉर द ग्रीनेज टेक्निक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूनिफॉर्म हैचिंग ऑफ द एग्स। उपरोक्त डाटा ग्रीनेज तकनीकी के अंतर्गत समान रूप से हैचिंग को प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है। सप्लाई ऑफ द सीड्स टू द rearer and commercial rearing. After the greenage management, the next step is the supply of the seed or the caterpillars to the farmers. The supply is of two types depending on the knowledge of the rearers and supply of the eggs and the second instar larvae. ग्रेनेज प्रबंध के पश्चात अगली जो प्रावस्था आती है वह बीजों या कैटरपिलर्स की किसानों को आपूर्ति से संबंधित होती है। ये सप्लाई दो प्रकार की होती है। ये पालकों के ज्ञान पर आधारित होती है कि वे अंडे लेते हैं या सेकंड स्टार लार्वे लेते हैं। द ओल्ड रियरर्स हु आर वेल वर्स्ड विद द रियरिंग टेक्निक्स में परचेज एग्स फॉर द रियरिंग but new and untrained rearers knowing nothing about the rearing should always be given second star caterpillar for this purpose. Much care should be taken for the rearing of the first and second and the third instar caterpillar and fourth and fifth instar caterpillar are mostly reared either on hanging trays open with nylon nest on the floor. जो पुराने पालक होते हैं जो इस कार्य में कुशल होते हैं
वो रियरिंग टेक्निक से पर्याप्त रूप से परिचित होते हैं, वो अंडों को खरीद करते हैं। लेकिन जो नए अप्रशिक्षित पालक होते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, वो सेकंड इंस्टार कैटरपिलर को खरीद करते हैं, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्टार कैटरपिलर की अत्यधिक देखभाल करनी पड़ती है। फोर्थ एंड फिफ्थ इंस्टार कैटरपिलर जो है वो मोस्टली रियर्ड आइदर हैंगिंग ऑन द ट्रेस, लटकते हुए ट्रेस पर इनको देखभाल की जाती है, जो नाइलन लोएस्ट पर या फिर फ्लोर पर रखी जाती है। इट इज एसेंशियल टू क्लीन द बेड ऑफ द कैटरपिलर वंस इन ए डे फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंस्टार। ये आवश्यक है कि तीसरे, चौथे और पांचवें इंस्टार वाले जो कैटरपिलर लार्वे होते हैं, उनका जो बिस्तर है कम से कम दिन में एक बार साफ किया जाए। द प्रिंसिपल ऑफ rearing should be production of healthy caterpillar with uniform development. देखभाल का सिद्धांत का जो उद्देश्य है वह कि स्वस्थ कैटरपिलर और समान रूप से उनके परिवर्धन के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। The mulberry leaves supplied to the first and second star larvae should be young and well chopped because they are very tender in nature. फर्स्ट और सेकंड इंस्टार लार्वे बहुत मुलायम प्रकृति के होते हैं, इसलिए उनको मलबेरी सहतूत की कोमल कोमल पत्तियां या फिर पर्याप्त रूप से चॉप्ड की हुई पत्तियां ही खाने के लिए दी जाती है। लेकिन थर्ड इंस्टार जो लार्वी होती है मे फीड इवन ऑन द चॉप्ड हार्ड लीव्स, बट फोर्थ एंड फिफ्थ इंस्टार लार्वी कैन फीड इजीली ऑन द लीव्स आल्सो। थर्ड इंस्टार लार्वा जो होता है वो चॉप्ड की हुई पत्तियों को खा सकता है, थोड़ी हार्ड पत्तियों को भी खा सकता है। लेकिन चौथे और पांचवें इंस्टार के जो लार्वे होते हैं वो सभी प्रकार की पत्तियों को खा सकते हैं। द टेस्ट ऑफ द मलबेरी लीफ is lost due to the rapid loss of moisture, so the rearer should be careful to stop the reduce the loss of the moisture from the leaf after harvesting. सहतूत के पत्तियों की हार्वेस्टिंग के पश्चात जो जो उनकी मॉइस्चर या आर्द्रता नष्ट होती जाती है, पत्तियों का जो स्वाद है वो चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए एक जो पालक होता है उसको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि सहतूत की पत्तियों की जो आर्द्रता है वो पर्याप्त रूप से बनी रहे। एंड फॉर दिस पर्पस 60 to 70% ह्यूमिडिटी ऑफ द रूम इज नीडेड, अदरवाइज इट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द सिल्कवॉर्म। इसलिए जो पालक होता है उसको इन पत्तियों की जो सामान्य कमरा है उस कमरे के तापक्रम में 60-70% आर्द्रता उनमें बनी रहनी चाहिए, नहीं तो ये जो है सिल्कवॉर्म है उसके स्वास्थ्य को खराब कर देती है, प्रभावित करती है। So it is advisable to keep the leaves wrapped in the wet cloth. The overcrowding of the worms cause undernourishment and checks proper development. If a large number of rearers in the same village take the worms from the same lot, spinning of the silkworm of the all the rearers start on the same day if the proper supply of mulberry leaves is there. इसलिए ऐसे सुझाव दिया जाता है कि पत्तियां जो होती है उसकी आर्द्रता बनाए रखने के लिए उनको गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाए। दूसरा जो कीड़े हैं, कृमि हैं, उनकी जो अत्यधिक भीड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक भीड़ होगी तो उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा, अंडर नरिशमेंट हो जाएगा, जिससे उनका जो उचित परिवर्धन है वह रुक जाएगा। और यदि बड़ी संख्या में जो पालक होते हैं एक ही गांव के होते हैं और एक ही लॉट से कृमियों को खरीदते हैं और सभी एक ही दिन जो है स्पिनिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म को स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉपर सर्वाइवल मलबेरी लीव्स इज देयर, तो सहतूत के पत्तों की पर्याप्त आपूर्ति होना जरूरी है। नाउ फुल ग्राउंड फिफ्थ इंस्टार लार्वा स्टॉप फीडिंग, undergoes pupation and settles to a corner among the mulberry leaves and start to secrete stachyphyllate. अब जो पांचवा जो इंस्टार लार्वा है वे पोषण लेना बंद कर देता है, उसमें प्यूपेशन की क्रिया चालू हो जाती है, वो एक कॉर्नर में सेटल हो जाता है मलबेरी लीव्स के और स्टाई की सिक्रीशन या स्टाइली जो फ्लूइड द्रव पदार्थ है उसको सिक्रेट करना प्रारंभ कर देता है। Thus an
Improved technique of the rearing of the silkworm has resulted in the production of the cocoons of good quality. The temperature best suited for the rearing of the first, second, third, fourth and fifth instar larvae are for the first 27 degree, second 27, third 25, fourth 24 and fifth 23 degree सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। जो संशोधित की गई तकनीकी है उसके माध्यम से जब सिल्क वॉर्म की देखभाल की जाती है, कोकोन्स की गुड क्वालिटी का उत्पन्न हो, तो जो टेम्परेचर है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंस्टार लार्वी है उनके लिए जो है बेस्ट सूटेड टेम्परेचर फर्स्ट इंस्टार के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड इंस्टार के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड इंस्टार के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फोर्थ इंस्टार के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड और फिफ्थ इंस्टार के लिए 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बात आती है स्पिनिंग ऑफ द कोकोन। This is the period when the caterpillar stops feeding and starts to secrete a pasty substances from the silk gland. In this condition, worms should be picked up and transferred to the spinning trays and kept in a position of slope slating to the sun for a short period. Within 3 days, spinning is over and the cocoon is formed, and this is the last phase of the rearing of the silkworm. स्पिनिंग ऑफ द कोकोन्स जो होता है ये कैटरपिलर इस स्थिति में कैटरपिलर खाना बंद कर देता है और जो पेस्ट के समान पदार्थ होता है सिल्क ग्लैंड से उसका स्त्रावन प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में जो कृमि होता है उसको पकड़ करके जो स्पिनिंग ट्रेज होती है उन स्पिनिंग ट्रेज में स्थानांतरित कर दिया जाता है और स्पिनिंग ट्रे में इनकी स्थिति को एक स्लोप वाली स्लेटिंग पोजीशन में रखा जाता है सूर्य के प्रति कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और इस प्रकार 3 दिनों में स्पिनिंग की क्रिया पूरी हो जाती है और कोकोन का निर्माण हो जाता है। स्पिनिंग या सिल्क वॉर्म की रियरिंग की ये अंतिम प्रावस्था होती है। अब जब कोकोन बन गया है तो हमारे पास आती है क्वालिटी ऑफ द कोकोन। द क्वालिटी of the cocoon is dependent of the raw silk yield, filament length, reliability and splitting. कोकोन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि जो सिल्क है उसका उत्पादन पे, फिलामेंट की लंबाई पे, उसकी रिलिएबिलिटी पे, कितना रीलिंग होएगा और उसकी स्प्लिटिंग पे। मार्केटिंग ऑफ द कोकोन, द प्राइस ऑफ कोकोन इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द एवरी सीजन ऑफ द रियरिंग and this price is however fixed by the government and cocoons are purchased by the rearers. जो कोकोन की प्राइस है वो प्रति वर्ष पालकों के द्वारा प्रति सीजन वेरी करती है या फिक्स की जाती है, निर्धारित की जाती है and this price is however fixed by the government and cocoons are purchased by the rearers. इस प्राइस पर सरकार की निगरानी रहती है ताकि जो रियरर्स पालक हैं कोकोन को उसी दर पर खरीद सकें। पोस्ट कोकोन प्रोसेसिंग, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकोन्स इज नोन एज पोस्ट कोकोन प्रोसेसिंग एंड दिस इंक्लूड स्टिफलिंग एंड रीलिंग। कोकोन से रेशम प्राप्त करने की क्रिया को कोकोन पश्च प्रशासन, कोकोन पश्च प्रोसेसिंग कहा जाता है और इसके अंदर स्टिपलिंग एंड रीलिंग आता है। पहले हम बात करते हैं स्टिपलिंग। द प्रोसेस ऑफ किलिंग द कोकोन इज टर्म्ड एज स्टिपलिंग। सेरिकल्चरिस्ट should be very much careful that before the emergence of the silkworm, the cocoons which do not have cut holes, good sized cocoons of the 8 to 10 days old are selected for the further processing and dropped into the hot water or subjected to steam for dry heat, sun exposure for 3 days or the fumigation. कोकोन को मारने की क्रिया को स्टिपलिंग कहा जाता है। सेरिकल्चरिस्ट जो होता है वो इस बात का में बहुत सावधान रहता है कि सिल्क वॉर्म को निकलने से पहले द कोकोन्स विच डू नॉट कट होल्स, ऐसे कोकोन जिन पर कट या होल्स नहीं लगाया गया हो,
जो अच्छे आकार के हैं, 8 से 10 दिन पुराने होते हैं, उनको सेलेक्ट करके उनके आगे की जो है प्रोसेसिंग की जाती है। उनको गर्म पानी में डालकर, उनको भाप देकर, सूखे तापक्रम के द्वारा सूर्य के ताप में रख करके या 3 दिनों तक धूमीकरण के माध्यम से उसमें से स्टेबलिंग की क्रिया की जाती है। इन दिस वे प्यूपी और द कुकुन्स आर किल्ड। इस प्रकार की क्रिया के द्वारा कुकुन में जो प्यूपा है वो मर जाता है। द किलिंग ऑफ द कुकुन इज बॉइलिंग वाटर हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग द एडिशन ऑफ द सिल्क थ्रेड्स अमंग themselves and loosening of the outer threads to separate freely facilitated in the unbinding of the silk threads. गर्म पानी से कुकुन को मारने की जो क्रिया होती है वो कुकुन को कोमल या मुलायम कर देती है, जिससे सिल्क छुड़ाने में सहायता मिलती है और जिससे सिल्क के धागे ढीले पड़ जाते हैं, उन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है और अनबाइंड करके उनको धागे के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। Second step, reeling and spinning. The process of removing the threads from the killed cocoon is called as reeling. 4 or the 5 free ends of the threads of these cocoons are passed through eyelets and guides to twist into the one thread and would round a large wheel from which it is transferred to spool. Thus the silk obtained on the spool is called raw silk or reeled silk. The waste outer layer or the damaged cocoons and the threads are separated and teased, and then the filaments are spun. The spun silk is called as spun silk. कुकुन से धागे को पृथक करने की प्रक्रिया को रीलिंग कहा जाता है। ये कुकुन को मारने के पश्चात की जाती है। जब धागे को निकाला जाता है तो 4 से 5 स्वतंत्र धागे के सिरे कुकुन पर दिखाई दे जाते हैं। उनको एक आईलेट्स के माध्यम से छोटे छिद्र से गुजारा जाता है और धागे को ट्विस्ट किया जाता है और फिर उसको एक व्हील पर, बड़े आकार के पहिए पर लपेट दिया जाता है। इस प्रकार जो है स्पूल पर इस धागे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार जो हमें सिल्क प्राप्त होता है उसको रॉ सिल्क या रील्ड सिल्क कहा जाता है। लेकिन उस कुकोन का जो आउटर लेयर्स होती हैं या जो डैमेज कुकोन्स हैं उनको पृथक कर करके उसको बुन दिया जाता है। ऐसा जो सिल्क होता है उसको स्पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। द रॉ सिल्क इज फर्दर बॉइल्ड, स्ट्रेस्ड एंड प्यूरिफाइड बाय एसिड और बाय फर्मेंटेशन एंड देन केयरफुली washed over again and again to bring about the well known luster on the thread. जो रॉ सिल्क होती है उसको उबाला जाता है, ताना जाता है, साफ किया जाता है अम्ल के माध्यम से, किण्वन की क्रिया के माध्यम से, फिर उसको धोया जाता है बार बार और जिसके कारण जो थ्रेड होता है उस थ्रेड की जो है लस्टर आ जाती है। The modernization of the reeling and spinning process by autolization and various labor saving process has opened in new ways to this cottage industry in the world. One autolizer can yield 3.715 kg silk per basin in 8 hours in Japan. रीलिंग और स्पिनिंग का जो आधुनिकीकरण है या इसका ऑटोलाइजेशन हो रहा है वो जो है बहुत मात्रा में जो श्रम लगता था उसको बचाने का काम करता है। वर्तमान समय में नए नए तरीकों के माध्यम से संसार में इस कॉटेज इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की है। एक ऑटोलाइजर जो होता है वो 3.715 किलोग्राम सिल्क जो है एक बेसिन में 8 घंटे में निकाल दिया जाता है जापान में। अब हमारे पास आता है सिल्क। सिल्क जो होता है वो कैटरपिलर का पेस्ट सिक्रेशन होता है। सिल्क इज ए पेस्ट सिक्रेशन ऑफ द सिल्कवर्म प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क ग्लैंड. The silk gland are actually modified salivary glands which are long and the sac-like. As this pasty secretion comes in contact with air, it becomes hard and forms a strong and palpable silk strand. This secretion forms two cores of the fibroin
A tough, elastic, insoluble protein consisting of 75% of the fiber's weight and cemented together with sericin from the middle region of the silk gland at the time of secretion, and the gelatinous proteins which is easily soluble in warm water. Some quantity of the wax and carotenoids pigments are also detected. The diameter of the silk fiber is 0.0045 to 0.0082 centimeter and its elasticity is found to be 20%. सिल्क जो होता है, सिल्क वॉर्म का लार ग्रंथियों से या सिल्क ग्लैंड से स्रावित होने वाला पेस्टी सिक्रीशन होता है। सिल्क ग्लैंड वास्तव में जो है रूपांतरित लार की ग्रंथियां होती है जो लंबी और कोष तुल्य होती है। जैसे ही जो पेस्टी सिक्रीशन वायु के संपर्क में आता है वह करड़ा, मजबूत और पेलिएबल स्टैंड बन जाता है। सिक्रीशन में दो कोर्स फाइब्रोइन की पाई जाती है। एक टफ इलास्टिक प्रोटीन्स की लेयर होती है जिसमें 75% फाइबर का वेट होता है एंड सीमेंटेड टुगेदर विद सेरिसिन, जो सेरिसिन के साथ में मजबूती लिए होता है। मिडिल रीजन में सिल्क ग्लैंड एट द टाइम ऑफ सिक्रीशन केस में ये होता है। एक जिलेटिनस प्रोटीन पाया जाता है वार्म वाटर में, कुछ मात्रा में इसमें मोम होता है, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं जो सिल्क के धागे का, सिल्क के रेशे का जो डायमीटर होता है वो 0.0045 से लेकर 0.0082 सेंटीमीटर का होता है और इसकी इलास्टिसिटी 20% होती है। तो आज की इस कक्षा में हमने रीलिंग ऑफ द सिल्क यार्न का टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। रियरिंग एंड रीलिंग ऑफ द सिल्क यार्न। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपेक्षा करते हैं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद और सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम से यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रेम सिंह चौहान, सह आचार्य प्राणी शास्त्र। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।